ऑलराइट गाइस, तो सर आपके सामने क्या है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका। तो सर आप सबके सामने कल हमने जो किया था, जो हमने पढ़ा था, सारा उसका रिवीजन है। ठीक है, सारा तो नहीं बोलूंगा बट हाँ उसका कुछ एक पार्ट का रिवीजन आपके सामने है, तो जरा उसको चेक कर लीजिए। राइट, मेरे कमेंट बॉक्स को ऑन करिए जरा स्क्रीन पे। कमेंट्स राइट, चलो जी। राइट गाइस, तो कल जो मैंने पढ़ाया था उसका रिवीजन आपके सामने, पहले 5 क्वेश्चन से रिवीजन करेंगे जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास में करते हैं। फर्स्ट विल रिवाइज व्हाट वी हैव डन यस्टरडे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। फटाफट गाइस रिवाइज कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। Alright guys, चलो चलो चलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सोनशिखा, देवशिष, तनिष, अंजलि, राइट गाइस, शशांक पटेल, ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन, ओके तेजिंदर, ओके नाउ ऑल आर लाइव, दैट्स गुड, चलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बडीज, ओके, तो ये क्वेश्चंस हैं, अटेम्प्ट करो फटाफट इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में आप देना शुरू कर दीजिए कि इसके आंसर्स क्या होंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया, ये कल जो पढ़ाया था उसी का ही प्रैक्टिस है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। गुड मॉर्निंग विनय तिवारी, जाग जा भाई। राइट गाइस, इतना ईमानदारी भी नहीं दिखा रहा था तिवारी जी। ऑलराइट बडीज, ओके, चलो 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 फटाफट फटाफट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग चैम्प्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। किरण, राइट, अजय एंड रमन, देन आशीष, नमस्कार सबको, महादेव, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, आंसर्स देना शुरू कर दो। राम 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 एवरीवन। राइट राइट राइट, मैं बढ़िया हूं सागर, थैंक्स फॉर आस्किंग। आई एम गुड सुशांत, थैंक यू। ओके, नो फॉर इन फर्स्ट, यश कहते हैं सर पहले वाले क्वेश्चन में आपको फॉर यूज नहीं करना है, और यश का आंसर बिल्कुल सही भी है। जो पहला स्टेटमेंट है आपका सर, वो कहता है बोस डिमांडेड फॉर पूर्ण स्वराज फ्रॉम द ब्रिटिश। तो सर अगर इस क्वेश्चन को देखें तो डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब होता है किसी चीज के लिए प्रेस करना, यानी डिमांड जो है उसमें पर्पस ऑलरेडी छुपा हुआ है, यानी जो फॉर का फंक्शन है वो ऑलरेडी डिमांड कर रहा है, यानी फॉर हमें यूज करना नहीं है। अगर हम यूज करते भी है फॉर, तो सर आपको क्या बन जाएगा? सुपरफ्लॉस बन जाएगा। तो आपका स्टेटमेंट होना चाहिए था बोस डिमांडेड पूर्ण स्वराज फ्रॉम द ब्रिटिश, है ना, बोस डिमांडेड पूर्ण स्वराज फ्रॉम द ब्रिटिश। नेक्स्ट जो सेंटेंस आपका आता है सेकंड वाला, वो कहता है वी ईगरली अवेटेड फॉर द मूवी। अब अवेट देखो, एक तो होता है वेट फॉर। पहला क्वेश्चन समझ आया? पहले ये बताओ। अखिलेश यादव, हर हर महादेव, महादेव महादेव, बोलना कृपा बनाए रखें। बहुत बढ़िया एवरीवन, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, कशिश का आंसर बिल्कुल सही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मैं फर्स्ट क्वेश्चन इरेज कर सकता हूं? मैं इरेज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में इरेज करना चाह रहा हूं। आपको समझ आ गया हो, कुछ पूछना कोई डाउट ना हो तो आई वांट टू इरेज इट। गुड मॉर्निंग राजीव, गुड मॉर्निंग। चलो मैं इरेज कर ही देता हूं क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तब तक तो काफी लेट हो जाएगा। ये लीजिए, ठीक है। अब मैं जो बताना चाह रहा था आपको, मैंने कहा सर या तो आप क्या लिखिए, आइदर यू कैन राइट वेट फॉर, या तो आप यहां पे लिख दो सर वेट के साथ फॉर लगा दो कि भाई हम इस चीज के लिए वेट कर रहे थे। और अगर आप वेट फॉर नहीं लिखना चाहते, आप सिंगल वर्ड में इसको बता सकते हो, दैट इज अवेट। तो अवेट क्या करता है, किस चीज के लिए आप वेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपको बता रहा है। आप किस चीज के लिए वेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपको बता रहा है। तो अवेट के साथ आपको फॉर यूज करना नहीं है। अगर अवेट के साथ आपने फॉर का यूज किया तो सुपरफ्लॉस हो जाएगा। तो यहां से फॉर हटा देते मालिक, तो सेंटेंस क्या बन गया? वी ईगरली अवेटेड द मूवी, राइट, दैट इज गुड। चलो आगे चलते हैं सर।
ओके, गुड मॉर्निंग रामबीर, रैंडम शॉर्ट्स, यस गुड मॉर्निंग सुयंश, एवरीवन गुड मॉर्निंग। चलो फटाफट आते टॉपिक पे। चलो अच्छा, लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना एक बार प्लीज, बिकॉज हमारी टीम बहुत हार्ड वर्क करती है, तो लाइक का बटन प्रेस करने का। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कहता है ही टोल्ड टू सतीश अबाउट द ट्रेजर। ही टोल्ड टू सतीश अबाउट द ट्रेजर। तो बताइए सर थर्ड वाला आंसर क्या होगा? थर्ड वाले का आंसर क्या होगा? ही टोल्ड टू सतीश अबाउट द ट्रेजर। ठीक है सर, तो देखो सर, या तो आप यहां पे लिखिए सेड टू, अगर आप सेड लिखते हो तो उसके साथ आपको टू लगाना पड़ता है, सेड टू। अगर आप सेड टू नहीं लिखना चाहते तो उसकी जगह पे सर आप यूज कर सकते हो टोल्ड, है ना। यानी अगर आप यहां पे से टू बोलना चाहते हो, है ना, या तो आप बोलो से टू। अगर आप से टू नहीं बोलना चाहते आप वहां पे सर क्या यूज कर सकते हो? टेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली आप टेल के साथ टू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो टू का फंक्शन है वो ऑलरेडी टोल्ड में, जो इंफॉर्मेशन जो टोल्ड है वो ट्रांसिटिव वर्ब है, उसके बाद हमेशा आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, और टोल्ड का मतलब ही होता है कि कोई जानकारी इंफॉर्मेशन पास करना। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन से के साथ आपको टू लगाना पड़ता है, क्योंकि आपको रेसिपिएंट बताना पड़ता है कि रेसिपिएंट कौन है, क्या है, राइट। हेमंत शर्मा कहते हैं लाइक करने से क्या होगा? मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है लक्ष्य, वेरी गुड, दैट्स गुड। 50 में से 50 लाना, यस बच्चे शाबाश, दैट्स द मोटिवेशन, यू नो, ये मोटिवेशन होता है कि 50 में से 50 में लाना है। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगेन सर, अगर यहाँ पे आपने टोल्ड यूज कर रखा है तो सर आपको यहाँ पे टू यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या बोलेंगे? ही टोल्ड सतीश अबाउट द ट्रेजर, कि उसने सतीश को ट्रेजर बारे में बताया, टू हटा दीजिए, राइट। गुड वन, गुड वन, शाबाश। चलो लेट्स मूव फर्दर। तो सर अभी जो आपके पास क्वेश्चन है वह है फोर्थ वाला। कहता है कि ही लेड नो स्ट्रेस ऑन द मैटर। अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है सर, उसमें भी हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, एंड इन द फिफ्थ स्टेटमेंट वी आर आल्सो टॉकिंग, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस। हम फोर्थ और फिफ्थ में दोनों में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट, नमस्कार नमस्कार एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेस की बात करना। यू हैव टू टेल मी कि दोनों स्टेटमेंट सही है गलत है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दे लेड नो स्ट्रेस ऑन द मैटर, और जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो कहता है ही डिड नॉट स्ट्रेस ऑन द मैटर। तो मुझे दोनों क्वेश्चन के आंसर बता दीजिए फटाफट। कम ऑन गाइस, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन गाइस। फोर्थ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइस, कम ऑन फटाफट। आंसर पे फोकस करते हैं, पढ़ाई पे फोकस करते हैं, बाकी सब चीजें कोई मैटर नहीं करता। दे लेड नो स्ट्रेस अपॉन द मैटर, नो कशिश, दैट्स इनकरेक्ट। देखो बालक, मैं जब बात करता हूं फोर्थ वाले क्वेश्चन की, तो यहां पे आपको क्या दिख गया बेटा? नो। अब याद रखिएगा जो आपका नो होता है ना, ये इसका अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच बताऊं तो ये आपका बेसिकली होता है एडजेक्टिव। सर क्या होता है आपका? ये एडजेक्टिव होता है। तो अगर आपका ये एडजेक्टिव है, इफ दिस इज एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है सर? वो मॉडिफाई करता है आपके नाउन को, यानी नाउन के बारे में बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नो यहां पे लगा रखा है तो ये किसके बारे में बता रहा है? स्ट्रेस के बारे में बता रहा है। यानी जो स्ट्रेस है यहां पे किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? नाउन का। तो अब सेंटेंस को दोबारा देखते हैं। मैंने कहा ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका सर क्या बन गया? ऑब्जेक्ट, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद अगर आपको मैटर सेंटेंस में ऐड करना है तो सर आपको प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्ट्रेस है यहां पे, जो स्ट्रेस है ये किसका काम कर रहा है? इट इज एक्टिंग एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्ट्रेस किसका काम कर रहा है सर? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन जो मैटर है सर ये काम कर रहा है आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। इट इज एक्टिंग एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसलिए यहां पे प्रेपोजिशन मुझे लगाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं यहां पे बात करता हूं, मैंने कहा डिड नॉट, अब मैंने यहां पे क्या यूज किया सर? डिड नॉट यूज कर दिया। अगर मैं यहां पे डिड नॉट की बात कर रहा हूं, यानी जो स्ट्रेस है ये मेरा यहां पे क्या बन गया सर? वर्ब बन गया। क्या बन गया? वर्ब। और मेरा जो स्ट्रेस है सर वो हमारा क्या है? दैट इज आवर ट्रांसिटिव वर्ब। ये कैसा वर्ब होता है सर? ट्रांसिटिव वर्ब। और अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो मैंने कल बताया था कि उसके बाद सर क्या आएगा आपके पास? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए। कल का लेक्चर आई होप आपने रिवाइज किया अच्छे से। नहीं, रील्स देख रहे थे, क्या हासिल किया? मजे। तो जिंदगी में मजे तो नहीं काम आते, पढ़ाई काम आती है बेटा, पढ़ लो और प्लीज रिवाइज कर लेना, ठीक है। हाँ 1.5x के स्पीड में देख लेना, बट देख लेना, पढ़ लेना, नोट्स बना लेना। तो सर यहाँ पे क्या बोलेंगे? शी डिड नॉट स्ट्रेस ऑन द मैटर। तो सर यहाँ पे जो स्ट्रेस आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, तो उसके बाद मुझे प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं है सर। यहाँ से मैं क्या करूंगा? ऑन को हटा दूंगा, तो क्या बन जाएगा? ही डिड नॉट स्ट्रेस द मैटर। ही डिड नॉट स्ट्रेस द मैटर, ठीक है सर। ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ते हैं। ओके, मॉक दे रहे हैं, गुड गुड गुड। चलो ये पूरा क्लियर हुआ। पांचों क्वेश्चन जो मैंने कल आपको पढ़ाया था उसी का रिवीजन है, ये क्लियर हुआ। रिपीट फोर्थ, रामबीर कह रहे फोर्थ रिपीट कर दीजिए। देखो रामबीर, मैंने ये कहा बच्चे
कि आपका जो ये लेड है ये खुद अपने आप में क्या है, वर्ब है। तो एक सेंटेंस में दो वर्ब तो आएंगे नहीं, पहली चीज यहां सीखो, पहली चीज आप यहां सीखो। दूसरी चीज देखो कि मैंने कहा जो नो होता है, नो आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। नो क्या होता है आपका, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव किसके बारे में बताएगा बेटा, नाउन के बारे में। तो अगर नो आपका एडजेक्टिव है तो जो स्ट्रेस है सर आपका क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। और अगर आपका ये नाउन बन गया तो ये नाउन किसका काम करेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। तो यहां तक सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन उसके बाद अगर आप मैटर को ऐड करना चाहते हो सेंटेंस में, तो मैटर आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और कल का पूरा लेक्चर इसी पे था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, क्योंकि प्रेपोजिशन जो लगेगा वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लगता है, राइट। ओके जी, तो यहां पे हमें सर क्या लगाना पड़ जाएगा, ऑन लगाना पड़ जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाउन का काम कर रहा था। लेकिन जब मैं फिफ्थ सेंटेंस की बात करता हूं तो फिफ्थ सेंटेंस में क्या है सर, यहाँ पे स्ट्रेस आपका ट्रांसिटिव वर्ब बन गया। अगर स्ट्रेस आपका ट्रांसिटिव वर्ब है तो सर उसके बाद मुझे प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डोले शोले दिखा रहे हो कार्तिक जी, बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ग्रेट जॉब। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए ना, चलो जी। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, छोटी सी बात बता रहा हूं, है ना, पूछ रहा हूं, मतलब ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्योंकि जब आप ग्रामर में पढ़ने बैठोगे तो सबसे बेसिक चीज आपको सिखाया जाता है कि बेटा एक होता है हमारे पास सब्जेक्ट और एक हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, एनीवन, ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो सर ऑब्जेक्ट में मैंने कहा जो पहला आपका ऑब्जेक्ट होता है सर वो आपका क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। जो पहला आपका ऑब्जेक्ट होता है सर वो आपका क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन। अब जब मैं बोलता हूं सर रिसीवर ऑफ द एक्शन, तो जो आपका रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है सर वो आपका बेसिकली क्या होता है, दैट इज बेसिकली योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो सर आपका बेसिकली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। और जो दूसरा हमारे पास होता है सर वो क्या होता है कि मान लीजिए आपके सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद अगर आपके पास कोई भी नाउन आ जाए या आपके पास कोई भी प्रोनाउन आ जाए, इसके बाद अगर आपके पास कोई भी नाउन आ जाए या आपके पास कोई भी प्रोनाउन आ जाए, तो ये जो नाउन और प्रोनाउन है सर ये किसका काम करना शुरू कर देता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करना शुरू कर देता है। किसका काम करना शुरू कर देता है सर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये बेसिक चीज है, ठीक है, ये सबको क्लियर है ना, यहां तक किसी को दिक्कत है। और प्लीज हाँ एक बार वो जितने तुम्हारे दोस्त है ना जो भी सो रहे हैं क्योंकि क्लासेस चल नहीं रही, उनको थोड़ा जगाओ कि भाई जाग जा, पढ़ ले, है ना। ये रील्स काम नहीं आएंगे और नींद काम आएगा, है ना। मेहनत करनी पड़ती है, यू हैव टू स्ट्राइव हार्ड फॉर सक्सेस, ठीक है। हलवा नहीं है कि मम्मी बोलेगी बेटा लो हलवा खा लो और अब तुम उठ के खा लोगे, ठीक है। यू नीड टू वर्क हार्ड। सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती है जीवन में, जीवन का पार्ट है, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, तो ऐसी चीजें आती रहेंगी। आपको कांस्टेंट रहना अपने एफर्ट में, तो ये एफर्ट लगाते रहिए। प्लीज एक बार शेयर कर दो सारे दोस्तों को, अगर दोस्त उनको मानते हो तो, और अगर मन ही मन उनसे जलते हो तो मत शेयर करना, तुम पढ़ो उनको रहने दो, ठीक है। चलो जी, चलो जी, ठीक है जी, हाँ यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। ओके तो सर मैंने दोबारा बोला, मैंने कहा रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो प्रेपोजिशन के बाद आता है आपका होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंने कहा जो ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, ये मेरा ऑब्जेक्ट का काम करता कौन है, या तो आपका नाउन करेगा और या तो आपका प्रोनाउन करेगा। ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है सर, या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा। सिंपल एग्जांपल है तो दो चार, मैंने कहा HAL, जिनको फुल फॉर्म ना पता बता दूं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आज 22 जुलाई है, आज मोदी जी साइन करेंगे एक डील फाइटर जेट इंजन के लिए विद बाइडन। अमेरिका से डील होगी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगा, जनरल इलेक्ट्रिक्स का 414 इंजन मिलेगा हमारे तेजस मार्क 2 जेट्स के लिए। आप लोग सुन रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, मतलब इंजन मिलेगा तो हमारा क्या काम है। प्यारे भोले बच्चों, ये जेट इंजन की टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही रेयर है, बहुत कम देश इसको बना पाते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जितने भी आपके फ्लाइट उड़ती है ना, उसका जो इंजन बनाता है वो रोल्स रॉयस बनाता है, यूके की कंपनी है, राइट। तो ये जेट इंजन टेक्नोलॉजी अगर हमें मिल जाएगी, ठीक है, तो वाह गड्डियां ऊंचियां रखियां, फिर मोदी गाना गाते आएंगे, गड्डियां ऊंचियां रखियां, ट्रेंड चल रहा है ना आजकल। क्योंकि हम फिर बहुत आगे चले जाएंगे, हमारा आत्मनिर्भर अभियान जो है भारत का वो और ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। वी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री एट दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ वॉर, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए करंट अफेयर्स, है ना। तो HAL से साइन होगा ना, तो मैंने कहा HAL इज बिल्डिंग, HAL इज बिल्डिंग jet engine, is building jet engine, is building jet engine for IAF, is building jet engine for IAF, the IAF in the Indian Air Force, ठीक है।
तो अगर मैं सेंटेंस को देखूं तो सर इस सेंटेंस में मेरे पास जो ये HAL है सर, HAL हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये मेरा क्या है सर, सब्जेक्ट है। दिस इज माय सब्जेक्ट। जलता हूं मैं क्या तो, ठीक है, नाइस 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 नाइस, ठीक है। तो सर यहां पे मेरा ये जो HAL है, दिस इज माय सब्जेक्ट। बिल्डिंग मेरा सर यहां पे क्या बन गया, दिस इज माय वर्ब, ठीक है। अब क्या बिल्ड करा सर, जेट इंजन। नाउ ये जो एक्शन हो रहा है किस पे हो रहा है, जेट इंजन पे, तो दिस इज माय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। ये मेरा जो जेट इंजन है सर, ये मेरा क्या बन गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। और अगर सर ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो यहां पे मेरे पास सर क्या आ गया, फॉर। तो फॉर जो है मेरे पास वो क्या है सर, प्रपोजिशन है। जो फॉर है मेरा, ये मेरा क्या है, प्रपोजिशन। उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स है मेरा यहाँ पे क्या बन जाता है, दिस इज माय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मेरा सर क्या है, ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आप ध्यान दें कि जेट इंजन भी आपका नाउन है और इंडियन एयरफोर्स भी आपका नाउन है। यानी ऑब्जेक्ट का जो फंक्शन करता है वो हमेशा कौन करता है सर, नाउन ही करता है, ठीक है। कौन करता है सर, आपका हमेशा नाउन ही करता है। गुड मॉर्निंग तामिद, आप आए, बाहर आई, आइए आगे बढ़ते हैं सर। अब मैं ये सब मैं कहानी क्यों सुना रहा हूं, मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि अब मुझे पता है कि जब भी आप प्रेपोजिशन यूज करेंगे, व्हेनेवर यू यूज प्रेपोजिशन यू विल ऑलवेज हैव एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। हम जब भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद सर हमेशा हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमें सर वहां पे हमेशा एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। और हमें पता है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसका काम सर कौन करता है, या तो नाउन करेगा और या तो प्रोनाउन करेगा। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है सर उसका काम कौन करता है, या तो नाउन करता है और या तो प्रोनाउन करता है, राइट। अंडरस्टूड ना। अच्छा, अब यहां पे एक नया कंसेप्ट जुड़ जाता है। देखो कंसेप्ट कुछ नया नहीं होता, वही बेसिक कंसेप्ट में अलग अलग वेरिएशंस ऐड करते रहते हैं। जैसे होटल में जाते हो तुम ऑर्डर करते हो ना, चिली पनीर, शाही पनीर, है ना, तड़का पनीर, कढ़ाई पनीर, ग्रेवी सारा सेम होता है, थोड़ा सा मिर्ची ज्यादा, थोड़ा सा नमक कम करके वो आपको वही देते हैं। तो ग्रेवी सेम होता है, हल्का सा वेरिएशन कर देते हैं। सेम फैशन में, सिमिलर पैटर्न में कंसेप्ट वही बेसिक रहता है, बस उसमें हल्का सा वेरिएशन कर देंगे। अब ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास सर यहाँ पे प्रेपोजिशन है और उसके बाद सर आपने कोई वर्ब यूज कर दिया। अरे भैया अब तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी, मैंने बोला सर यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए। जगह किसकी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की है। वहां पे कौन आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। मैंने क्या लगा दिया, वर्ब लगा दिया। तो मैंने बोला वरी नॉट, क्योंकि मैंने वेक्स थ्योरम पढ़ा है कल के लेक्चर में, शायद रिवाइज किया नहीं, करने का, रिवाइज करने का, जाकर रिवाइज करो वेक्स थ्योरम। तो मैंने बोला सर कि अगर आपके पास V1 प्लस ING है तो जो अनाड़ी बच्चा होगा क्या बोलेगा, अरे सर ये तो वर्ब है। मैं कहा इल है, अन्ना इल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING डिपेंड करता है उसका फंक्शन क्या है और सेंटेंस में कहां पे यूज किया गया। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING को आप यूज करो इफ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इफ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसको मैं अगर या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर दूं, ठीक है, तो सर इसको मैं, ये किसका काम करेगा, फिर ये काम करना शुरू कर देगा नाउन का। और जब ये नाउन का काम करना शुरू करेगा तो इन दैट केस हम इसको सर क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे सर जेरेंड। उसके सर हम इसको क्या बोलेंगे, जेरेंड बोलेंगे। तो अगर प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आता है, आ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम वर्ब का काम नहीं कर पाओगे बेटे। आ तो जाओ, इलाका मेरा, टाइम मेरा, बंदूक भी मेरी, वो डालोगे राजकुमार जी का। तो कहता है कि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब है कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको आना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ जेरेंड। कैसा आना पड़ेगा सर, इन द फॉर्म ऑफ जेरेंड, कि इसको सर जेरेंड के फॉर्म में आना पड़ेगा। इट हैज टू कम इन द फॉर्म ऑफ जेरेंड, ठीक है। यानी यहां पे जब भी आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ही आएगा। क्या आएगा सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अंडरस्टूड। बोर्ड पे जो लिखा है वो बात पल्ले पड़ी, दिमाग में गया, कमेंट करेगा फटाफट। ओके जी, मतलब बात आपको समझ में आ गई। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, इफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं पहला, ठीक है। ही इज फॉन्ड ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ प्ले, इज फॉन्ड ऑफ प्ले क्रिकेट, इज फॉन्ड ऑफ प्ले क्रिकेट, है ना। एक सेंटेंस ही आ गया। बताना इसका आंसर क्या होगा फटाफट, बाकी मैं थोड़ा देखूं। भाई शेयर करते रहो इसको।
ऑलराइट, चलो फटाफट। ओके, गॉट इट। चलो जी, बढ़िया सी सिंपल सी बात है, हर कोई कर सकता था। बस दिक्कत ये थी कि पहले आप लोग जब करते थे तो गट फीलिंग से करते थे ना, तुक्का लगता था भाई, गट फीलिंग हमारी। लेकिन अब जो आप कर रहे हो, तो अब आप जो कर रहे हो आप लॉजिक से कर रहे हो। तो सर यहाँ पे क्या आ गया, ऑफ आ गया। तो ऑफ इज व्हाट, ऑफ इज बेसिकली अ प्रेपोजिशन। ये आपका सर क्या है, प्रेपोजिशन है। और अगर आपका ये प्रेपोजिशन है तो उसके बाद जब आप यहाँ पे यूज करोगे सर, यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, प्लेइंग वाला, है ना, सिंपल सा कंसेप्ट है ना। जैसे क्वेश्चन और आता है, मैंने कहा सेकंड क्वेश्चन कि हु शैल प्रोटेक्ट यू, हु शैल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम टू बी पनिश्ड, हु शैल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम टू बी पनिश्ड। करना जरा इसको सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट है, ही इज एक्सपर्ट, he is expert in repair computers. Next, he runs away, he runs from work hard, he runs from, एक सेकेंड, इतनी सुंदर हैंडराइटिंग में नहीं चाहिए थी। He works from work hard। चलो बताओ जरा इसका आंसर फटाफट। He runs from work hard, इसका आंसर बताओ फटाफट, क्या होगा। राइट सर, सिंपल सा फंडा देखो, मैंने कहा कि अगर मेरे पास ये सेंटेंस आ जाता है, मैंने कहा कि हु शैल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम टू बी पनिश्ड, तो अगर हम ध्यान से देखें तो सर यहाँ पे जो फ्रॉम है, तो जो फ्रॉम इज बेसिकली व्हाट, इट इज योर प्रेपोजिशन। जो फ्रॉम है सर, ये आपका क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है। अगर आपका ये प्रेपोजिशन है तो उसके बाद आपने क्या यूज कर रखा है, टू प्लस वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव यूज कर रखा है। और हमें पता है कि सर हम यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज नहीं करते। अगर कोई प्रेपोजिशन आता है तो सर उसके बाद हमें क्या यूज करना पड़ता है, वी नीड टू यूज अ जेरेंड, है ना। तो सर यस, वेरी गुड। किसका आंसर देखा मैंने, ये रामवीर का आंसर था, वेरी गुड रामवीर। तो सर यहाँ पे फ्रॉम टू बी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या सर, फ्रॉम बीइंग आंसर होगा सर इसका, फ्रॉम बीइंग पनिश्ड, फ्रॉम बीइंग पनिश्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही इज एक्सपर्ट इन रिपेयर कंप्यूटर्स। तो अगेन अगर आप देखेंगे तो सर यहाँ पे इन आ गया, इन इज व्हाट योर प्रेपोजिशन। तो उसके बाद जो आपका वर्ब आएगा सर, किस फॉर्म में आएगा, जेरेंड फॉर्म में आएगा। तो क्या बोलेंगे, ही इज एक्सपर्ट इन रिपेयरिंग कंप्यूटर्स होना चाहिए था, उसको कंप्यूटर्स के लिए, रिपेयरिंग कंप्यूटर्स, ठीक है सर, यस, गुड जॉब गुड जॉब। लास्ट वाला है मेरे पास, ही रन्स फ्रॉम वर्क हार्ड, इसका आंसर बता दो, ही रन्स फ्रॉम वर्क हार्ड। व्हाट वुड द आंसर ऑफ दिस, ही रन्स फ्रॉम वर्क हार्ड, यस एग्जैक्टली, ही रन्स फ्रॉम वर्किंग हार्ड। तो सर यहाँ पे जो फ्रॉम है दैट इज योर प्रेपोजिशन, तो यहाँ पे वर्क के साथ हम लोग क्या लगा देंगे सर, आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, ही रन्स फ्रॉम वर्किंग हार्ड। तो यानी एक चीज ये सीखा कि जब भी आपके पास प्रेपोजिशन आता है तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हम लोग सर क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी वर्ब को हम लोग जेरेंड के फॉर्म में यूज करते हैं, वी यूज वर्ब इन द जेरेंड फॉर्म, ठीक है। तो यानी हमेशा ऐसा रहेगा सर, नहीं सर, हमेशा अगर ऐसा रहेगा तो इंग्लिश आसान नहीं हो जाती, है ना। हमेशा अगर कहानी सेम रहे तो इंग्लिश तो आसान हो जाएगी ना, फिर इंग्लिश थोड़ी क्या लाएगी। इंग्लिश का काम ही है, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा, तुरंत पलटी मार देना, वेरिएशन आ जाना, ठीक है। अब यहां पे एक वेरिएशन ये आता है कि सर आपने ये देखा होगा, ये जो मैंने कंसेप्ट बताया, एक्सेप्ट टू, एक्सेप्ट द प्रेपोजिशन टू, एक्सेप्ट द प्रेपोजिशन टू, यानी जो आपका ये टू प्रेपोजिशन है, इसके अलावा हर प्रेपोजिशन के साथ आप क्या लगाते हो सर, हर प्रेपोजिशन के बाद आप जेरेंड का फॉर्म यूज कर देते हो, हर के बाद, ठीक है, राइट। जैसे अब टू के बाद हम लोग सर क्या यूज करते हैं, क्योंकि हमें जब भी टू आएगा और टू, इफ टू इट इज एक्टिंग एज अ प्रेपोजिशन, अगर ये टू जो है आपका, अगर ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो इसके बाद सर हमें क्या यूज करना पड़ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होता है सर, दिस इज बेसिकली कॉल्ड इन्फिनिटिव। इसको सर हम लोग बोलते हैं क्या, इसको सर हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव, ये आपका इन्फिनिटिव होता है, दिस इज योर इन्फिनिटिव, राइट, ओके। बट अगेन हर जगह कुछ ना कुछ वेरिएशन है, लेकिन मेरे पास कई ऐसे एडजेक्टिव फ्रेज हैं, मेरे पास कई सारे ऐसे एडजेक्टिव फ्रेज आ जाते हैं जिसमें जो टू होता है इनका पार्ट होता है, यानी टू इज पार्ट ऑफ द फ्रेज, टू फ्रेज का पार्ट होता है। अगर टू इस फ्रेज का पार्ट है तो टू आपका प्रेपोजिशन का काम नहीं कर रहा होता, इट इज पार्ट ऑफ द एडजेक्टिव, तो इसको आप एडजेक्टिव फ्रेज का ही पार्ट मान के चलेंगे, डू नॉट ट्रीट इट एज अ सेपरेट एंटिटी, ठीक है जी। तो अगर मान लीजिए कोई मेरे पास फ्रेज आता है, उसके एंड में टू है आपके पास लगा हुआ,
तो सर वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम टू को इसी एडजेक्टिव फ्रेज का पार्ट मान लेंगे, इसको अलग से प्रेपोजिशन नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर इसको अलग से प्रेपोजिशन मानेंगे तो हमें इसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फ्रेज आ गया, मैंने कहा अकस्टम टू, मेरे पास आ गया फ्रेज, मैंने कहा अकस्टम्ड टू, या मैंने सर बोला कंड्यूसिव टू, ठीक है, या मैंने बोला ऑब्जेक्ट टू, है ना, या मैंने यहां पे सर बोल दिया ऑब्जेक्ट टू, है ना, या मैंने यहां पे बोल दिया सर बी प्लस यूज टू, नेक्स्ट विथ अ व्यू टू, एसेट्रा, ऐसे और सारे एडजेक्टिव फ्रेजेस आपके पास, है ना, आपको शीट में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जो है वेग त्रिपाठी ऑफिशियल वाले पे, उसमें ये सारे शीट्स पड़ी हुई हैं, सारे नोट्स वहां पे पड़े हुए हैं इसके, ठीक है। तो मैंने बोला ये जो आपका फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज है, ये किससे एंड हो रहा है सर, आपका टू से एंड हो रहा है, किससे एंड हो रहा है, टू से, यहां भी टू, यहां भी टू, यहां भी टू, और यहां पे भी टू। तो यहां पे इसको ना एडजेक्टिव फ्रेज का पार्ट मानिए, डू नॉट ट्रीट इट एज इंडिविजुअल एंटिटी, यानी अगर उसको आप अलग मानेंगे तो सर ये प्रेपोजिशन बन जाएगा, हमें इसको प्रेपोजिशन नहीं बनाना सर, इसको हमें एडजेक्टिव फ्रेज बनाना है। तो अगर ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है तो एडजेक्टिव फ्रेज किसके बारे में बताता है सर, नाउन के बारे में बताता है। तो या तो इसके बाद नाउन आ जाए, तो सारा मसला ये हल हो गया, नाउन आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद नाउन ना आके वर्ब आ जाता है, तो जो आप वर्ब लिखोगे सर वो किस फॉर्म में लिखोगे, V1 प्लस ING फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, V1 प्लस ING फॉर्म में। और ये V1 प्लस जो ING फॉर्म है ये किसका काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ जेरेंड, ये जेरेंड का ही काम कर रहा होता है, ठीक है जी। अगेन लेट मी टेल यू कि अगर ऐसे फ्रेजेस आ जाते हैं, ऐसे फ्रेजेस के बाद या तो आपके पास सर क्या आ जाए, नाउन आ जाए, और अगर इसके बाद नाउन नहीं आ रहा है ना, वर्ब आ रहा है, तो वर्ब को सर किस फॉर्म में आना पड़ेगा, वर्ब को सर आना पड़ेगा जेरेंड के फॉर्म में, वर्ब हैज टू कम इन द फॉर्म ऑफ जेरेंड, ठीक है जी, अंडरस्टूड। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है? चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं आपको, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके, चलो लेट्स डील विद सम क्वेश्चंस।
चले गए, डील विथ इट। करिए जरा सॉल्व इसको, देखें कितना हो पा रहा है आपसे। ओके, तेजिंदर का आंसर आ गया सारा, क्या पासिंग, अरेस्टिंग, प्रैक्टिसिंग, इंसल्टिंग और बीइंग। ठीक है, अलग अलग सभी का आंसर ये आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ द पार्टीज आर अपोज टू। जब हम बात करते हैं सर अपोज टू की, है ना, तो मैंने आपसे यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, अपोज टू। तो ये आपका क्या है सर, दिस इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। और अगर सर आपका ये एडजेक्टिव फ्रेज है तो दैट मींस व्हाट, इसके बाद आप जब भी यूज करोगे सर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, जरेंट। तो सर पास के साथ सर आपको क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी। तो क्या बन जाएगा, पासिंग। मोस्ट ऑफ द पार्टीज आर अपोज टू पासिंग द बिल ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन। अगला है दे हैव नो ऑब्जेक्शन टू। तो सर यहाँ पे क्या आ गया, नो ऑब्जेक्शन टू। तो सर ये भी आपका क्या है, दिस इज अगेन एन एडजेक्टिव फ्रेज एंडिंग विथ टू। याद रखिएगा यहाँ पे सब एंड हो रहा है किससे, टू से। लेकिन यहाँ पे जो टू है ये अलग से प्रपोजिशन का काम नहीं कर रहा, इट इज पार्ट ऑफ द एडजेक्टिव फ्रेज, इसीलिए इसके बाद हमें नाउन यूज करना पड़ता है। तो सर यहाँ पे हम लोग अरेस्ट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे सर हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, दे हैव नो ऑब्जेक्शन टू अरेस्टिंग द साइंटिस्ट। ठीक है सर। अब नेक्स्ट मैंने बोला ही इज अकस्टम टू प्रैक्टिस विथ वेट क्रिकेट बॉल्स। तो अगेन सर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, अकस्टम टू आ गया। तो अकस्टम टू के बाद अगेन मैं जब यूज करूंगा तो मुझे क्या चाहिए सर, नाउन चाहिए या तो जरंड चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस के नहीं यूज करूंगा, यहाँ पे क्या यूज करूंगा, आईएनजी। तो क्या बन जाएगा सर, प्रैक्टिसिंग। ही इज अकस्टम टू प्रैक्टिसिंग विथ वेट क्रिकेट बॉल्स। नेक्स्ट मैंने बोला दे आर बॉयकॉटिंग द स्पीच विथ अ व्यू टू इंसल्ट इंडिया। तो सर यहाँ पे अगेन मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, विथ अ व्यू टू। तो अगेन दिस इज एन एडजेक्टिव फ्रेज एंडिंग विथ टू। ये एडजेक्टिव फ्रेज है जो किससे एंड हो रहा है सर, टू से एंड हो रहा है। तो अगर टू से एंड हो रहा है तो सर यहाँ पे जो इंसल्ट है इसके साथ सर आपको क्या करना पड़ेगा, आईएनजी ऐड करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, विद अ व्यू टू इंसल्टिंग इंडिया, राइट। ओके, लास्ट क्वेश्चन है अस्टोइक। पहले होता है स्टोइक कौन होता है कि ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर और कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ऐसा व्यक्ति जो किसी से कोई, जिसपे कोई इमोशंस का प्रभाव नहीं है, ना वो खुश होता है ना उदास होता है, एक कांस्टेंट ह्यूमन बीइंग है, वो कांस्टेंट इमोशन लेकर चलता है जिसमें कोई इमोशन ही ना हो, तो उसको व्यक्ति बोलते हैं हम स्टोइक। तो यहाँ पे सर हमें क्या आ गया, इंडिफरेंट टू आ गया, अगेन एंडिंग विद टू, इंडिफरेंट टू एंडिंग विद टू। तो इसके बाद हम सर जब यूज करेंगे तो सर हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे जरंड यूज करना। तो अगेन सर यहाँ पे मैं बी यूज नहीं करूंगा, सर यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, बीइंग। सर यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, बीइंग यूज करूंगा। तो मेरा सेंटेंस बन जाएगा सर, वो क्या बनेगा, बीइंग। ठीक है, तो अस्टोइक इज इनडिफरेंट, सॉरी ये गलत आ गया यहाँ पे, इज इनडिफरेंट टू बीइंग पनिश्ड, सॉरी बीइंग प्रेज्ड। अस्टोइक इज इनडिफरेंट टू बीइंग प्रेज्ड। हाँ, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। ये सारा फंडा क्लियर हुआ। अब अगला फंडा चलते हैं अगले केस पे, है ना। और ये केस थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए सर, आप ट्राई दिस क्वेश्चन, देखते इसका आंसर क्या देता है आपको। हाँ हाँ, इंस्टा चेक कर लेता हूं। हाँ, इंस्टा चेक कर लीजिए प्लीज। ठीक है,
क्या पता यूपीएससी पूछ ले या एसएससी पूछ ले कि फलाने ढमकानी ने किस गाने पर रील बनाया था, मे बी। ओके जी। संतोष भी बोला भाई पढ़ ले। देखिए जब आप एग्जाम से बैठते हैं ना, आपका ऐसा पेपर बड़ा टफ आएगा। टफ कुछ नहीं होता, आपको कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। अब अगर आप इन पांचों क्वेश्चन को देखो, ये पांचों क्वेश्चन वही व्यक्ति सॉल्व कर पाएगा जिसको मोडाइल्स भी आता हो, जिसको प्रेपोजिशन का कंसेप्ट भी आता हो, वही व्यक्ति इस क्वेश्चन को डील कर पाएगा। वरना ये क्वेश्चंस हिलने वाले भी नहीं आप लोगों से, ठीक है। एक बार आप ट्राई कर लीजिए। मैं आई एम जस्ट वॉचिंग, है ना, मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं थोड़े से। काफी देर से आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं देख भी नहीं पा रहा हूं। थोड़े से बातचीत कर लें आपसे, ठीक है। तो आंसर भी आ गया मेरे पास यार। विनय तिवारी कह रहे हैं सर फर्स्ट का होगा स्लीपिंग, ओके। सेकंड का होगा नो एरर, ओके। थर्ड का आंसर होगा सर क्या, थर्ड का आंसर, थैंक यू संतोष, अप्रिशिएट। राहुल, हाय राहुल, आई एम गुड बॉडी। चलिए अच्छा आगे बात करें। इफ यू वांट दिस कंसेप्ट, आगे हम कंसेप्ट्स की बात कर लेते हैं। आइए कंसेप्ट्स की बात करते हैं आगे। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, नॉट अ बिग डील। बेसिकली होता यह है कि जो यूज टू है ना, ये जो आप देख रहे हो यूज टू, ये एक मोडाइल का काम करता है। तो अगर ये सर मोडाइल का काम करेगा, इफ इट विल एक्ट एज अ मोडाइल, तो मोडाइल का हम लोग सर क्या यूज करते हैं, V1 यानी बेर फाइनाइट। हम लोग सर क्या यूज करते हैं, V1 यूज करते हैं। और हमारा जो V1 होता है दैट इज बेसिकली अ बेर फाइनाइट यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट है। लेकिन अगर आप यूज टू के पहले, अगर आप यूज टू के पहले कहीं पे भी बी वर्ब यूज कर दे। अब ये बी वर्ब क्या होता है सरकार, जिनको नहीं पता, जिन महानुभावों को नहीं पता, तो जो बी वर्ब होता है सर, ये आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ये मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ आप लोगों को स्टार्टिंग इनिशियली में। ये आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। जैसे आपके बाकी एक्शन वर्ब्स होते हैं, तो इसका भी V1 है, इसका भी V2 है, इसका भी V3 है, और इसका भी क्या है, V1 प्लस ing है, ठीक है। तो जैसे आपके पास बी वर्ब आया, तो बी का सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इज भी होता है, एम भी होता है, और आर भी होता है। जो सेकंड फॉर्म में सर आपका क्या होता है, वॉज भी होता है और वर भी होता है। जो थर्ड फॉर्म होता है वो बीन भी होता है, और जो लास्ट फॉर्म होता है सर आपको वो क्या होता है, बीइंग भी होता है, ठीक है। तो ये बी वर्ब है। यानी आप इन शॉर्ट ये मान लो कि ये जो पूरा सिनेरियो आप देख रहे हो, आप खास करके एक्टिव वॉइस में इनका यूज करते हो। तो अगर आप कोई भी बी वर्ब यूज कर दोगे यहाँ पे, तो ये यूज टू है सर आपका ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। और कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा, एडजेक्टिव फ्रेज एंडिंग विद टू। ऐसा एडजेक्टिव फ्रेज जिसका अंत किससे हो रहा है सर, टू से हो रहा है। एडजेक्टिव फ्रेज एंडिंग विद टू। तो एडजेक्टिव फ्रेज एंडिंग विद टू अगर बन जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद सर आप क्या यूज करोगे, या तो आप यहां पे नाउन यूज करिए, या तो आप यहां पर सर क्या यूज करिए, नाउन। और अगर आपने वर्ब यूज किया तो आप उसको सर जेरेंड के फॉर्म में यूज करोगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, जो कि किसका काम करेगा सर, जेरेंड का काम करेगा, है ना। किसका काम करेगा सर, जेरेंड का काम करेगा। और थर्ड मैंने कहा था कि पैसिव वॉइस, कल ही बताया था मैंने कि अगर बी वर्ब के बाद वैसे भी आपका सिर्फ यूज्ड भी आता है, तो यूज्ड आपका क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मान लो हम टू की बात ही नहीं कर रहे, अगर बी के बाद नॉर्मली आपने सिर्फ यूज्ड भी यूज कर दिया, तो ये स्ट्रक्चर सर किसका बन गया, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन गया। किसका स्ट्रक्चर बन गया सर आपका, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन गया। और मैंने बताया था, कल ही बताया था कि जो ये पैसिव वॉइस में बी वर्ब का जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, वो हमेशा काम करता है किसका, एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है सर, एडजेक्टिव का काम करता है। तो उसके बाद अगर आपको यूज करना पड़ेगा, प्रेपोजिशन लगाना है, तो आप कुछ भी लगाएंगे सर, 2 + V1 ही लगेगा आपके पास। सर क्या लगेगा वहां पे, 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या आपको प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। इन शॉर्ट V1 छोड़ दीजिए, आपको सर यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, प्रेपोजिशन ऐड करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वो कहता है सर ही इज यूज्ड टू स्लीप आफ्टर 1 AM। तो जब मैं कहता हूं सर यूज्ड टू के पहले सर आपने क्या यूज कर दिया, इज। तो इज आपका सर क्या है, अगेन बी वर्ब है। अगर सर आपका ये बी वर्ब है, ठीक है, तो यूज्ड टू आपका सर यहाँ पे क्या बन गया, एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। तो सर अगर आपका ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गया, तो यहाँ पे आप स्लीप यूज नहीं करेंगे सर, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्लीपिंग, है ना। आपको जेरेंड चाहिए ना, एडजेक्टिव फ्रेज में सर हम लोग क्या यूज करते हैं, जेरेंड यूज करते हैं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट मेरे पास आता है, मैंने कहा ही यूज्ड टू स्लीप। अब देखो यूज्ड टू के पहले कोई बी वर्ब लगा हुआ है क्या, नहीं सर, यूज्ड टू के पहले कोई बी वर्ब नहीं यूज है।
तो सर आपका ये क्या बन गया, मोडाइल बन गया। और अगर आपका ये मोडाइल बन गया तो सर आप वहां पे क्या यूज करोगे, V1, यानी बेर फाइनाइट का आप इस्तेमाल यहां पे करने वाले हैं। थर्ड, फिर मैंने बोला कि आपने यूज टू के फिर क्या यूज करे सर, गॉड यूज कर दिया, यानी आपका ये क्या बन गया, वर्ब। अगर ये वर्ब है तो सर ये आपका क्या बन गया, एडजेक्टिव फ्रेज। और अगर आपका एडजेक्टिव फ्रेज है तो यहां पे मुझे क्या चाहिए, जेरेंट, तो अगेन सर यहां पे मैं क्या लगा दूंगा, ING लगा दूंगा। ठीक है, तो क्या बन गया, ही गॉट यूज टू स्लीपिंग आफ्टर 1 AM। और लास्ट नेक्स्ट 4 देखिए, कैमल्स आर यूज टू कैरी, तो कैमल्स खुद तो कोई चीज ढोते नहीं, कैमल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कैमल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सर किसका स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और अगर ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आर सर आपका क्या है, बी वर्ब है ना। और ये जो आपका यूज है सर ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, आर यूज टू कैरी हैवी लोड्स इन द डेजर्ट। इसका आंसर बताना, फोर्थ वाला क्या होगा आंसर सर, फटाफट। ठीक है, तो इसमें सर आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट इज वर्किंग एज ए इन्फिनेटिव, इट इज वर्किंग एज अ इन्फिनेटिव। तो सेंटेंस आपका सर बिल्कुल सही है। लास्ट वाला भी सर आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। सही है कि नहीं है बताओ। अगर आप लोग यहां पे कैरिंग कर देंगे, देखिए कुछ बच्चों ने बोला सर यहां पे कैरिंग कर दीजिए। अगर यहां पे मैं कैरिंग कर दूंगा ना, CARRYING लगा दूंगा, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि कैमल्स की आदत है, कैमल्स की आदत है बोझा ढोने की। कैमल्स बोलते क्या, अरे भाई साहब आप थक जाएंगे रेगिस्तान में, कहां पैदल चलेंगे, लाइए लाइए मैं आपको बोझा ढो लेता हूं, आप मेरे ऊपर बैठ जाइए और मुझे घंटों घंटों चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होता है क्या सर, ये कैमल्स की हैबिट नहीं होती है। हम कैमल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो यहां पे भी कोई एरर नहीं है, और यहां पे भी सर आपका कोई एरर नहीं है। फोर्थ और फिफ्थ में कोई एरर नहीं था। लेकिन अगर मान ले मैं क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखता, मैं अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखता कि कैमल्स आर यूज टू लिव विदाउट वाटर, कैमल्स आर यूज टू, camels are used to live without water for many days, are used to live without water for many days। ठीक है, तो यहां पे सर कहानी पलट जाएगी। यहां पे क्या करेक्शन होगा, ट्राई करिए, बताइए जरा यहां पे करेक्शन क्या होगा, व्हाट वुड द करेक्शन ओवर हियर। पी बिस्लरी जी। जी हाँ, यहां पे लिविंग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप यहां पे अगर यूज टू यूज कर रहे हैं, है ना, यहां पे अगर आप बी वर्ब लगा दो और यहां पे यूज टू है, पहली बात तो कैमल से कोई काम कराया जा रहा है क्या, कि भाई तू बिना पानी का रहेगा, नहीं, ये कैमल का नेचुरल हैबिट है, ये उसकी आदत है कि वो बिना पानी के बहुत दिनों तक रह सकता है। तो ये सेंटेंस जो है बेसिकली सिक्स्थ वाला, दिस इज इन एक्टिव वॉइस, ये आपका एक्टिव वॉइस है। और अगर एक्टिव वॉइस है तो यहाँ पे आप क्या बात करो, यहाँ पे आप कैमल की हैबिट की बात करो, है ना, उसका जो नेचर है आप उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पे आप ये यूज टू जो है आपका क्या बन गया सर, दिस बिकेम योर एडजेक्टिव फ्रेज, ये आपका सर एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। तो अब आप यहाँ पे लिव नहीं कहेंगे सर, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, लिविंग, कि कैमल्स आर यूज टू लिविंग विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली exactly। अब एक क्वेश्चन अगर हम और उसमें ऐड कर दें सर, लेट्स सी, अगर मैं क्वेश्चन में और एक ऐड करता हूं, मैंने कहा कि डॉग्स डॉग्स आर यूज टू, डॉग्स आर यूज टू bark, dogs are used to bark at the strangers, dogs are used to bark at the strangers। जब मैं कहता हूं सर dogs are used to bark at the strangers, इसका आंसर बताना सर क्या होगा, dogs are used to bark at strangers, इसका आंसर क्या होगा, हाँ वेरी गुड, इसका आंसर होगा सर आपका बार्किंग। रीजन बिंग, क्योंकि ये डॉग का क्या है सर, नेचर है, उसकी हैबिट है। तो अगर यहां पे आपने यूज टू के सर क्या लगा दिया, आर लगा दिया, बी वर्ब लगा दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पे जो आप वर्ब यूज करेंगे सर, इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा सर, ING लगाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, डॉग्स आर यूज टू बार्किंग, है ना, एट द स्ट्रेंजर्स। यस यस यस, गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब। तो यानी आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं स्लाइड्स, इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट है प्लीज एक बार पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं SSC में। कोई डाउट है प्लीज आस्क।
बताइए बताइए, ज्यादा लंबा सेशन नहीं खींचेंगे आज, जल्दी करिएगा। क्या होगा इसका आंसर? मतलब कोई डाउट है? एनी डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? कोई नहीं नहीं, कोई शायरी बोल दीजिए प्लीज। हाँ ये मुजरा भी कर दूं, मुजरा शायरी बोल दीजिए। खुद को मुगले आजम हमें अनारकली समझो काबे, कुछ भी डिमांड कर रहे हो, मुजरा कर दो, शायरी सुना दो, हम दिल फेकासी थोड़ी ना है तुम्हारी तरह। ऑलराइट buddy, चलो यहां तक सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है? ऑल गुड गाइज, राइट? वेरी गुड वेरी गुड। समझिए ऑनलाइन अलग चीज है बच्चों, ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन अलग चीज है। आप लोगों को प्यारे प्यारे चेहरे दिखते रहते हैं तो कुछ न कुछ किसी की टांग खींचने में मजा आता है ना, कोई बदमाशी कर रहा हो। अब यहाँ पे कैमरे को देख के बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप समझा करिए, भावनाएं समझिए, जज्बात समझिए, ठीक है? चलिए रिपीट 4, अक्षय काला बोले सर रिपीट 4 ओके, ये आ जाते हैं। देखो अक्षय, सीन इज दिस कि अगर आप इस सेंटेंस देखो तो आपका जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेटमेंट है ना, ये फोर्थ और फिफ्थ स्टेटमेंट, दिस इज योर पैसिव वॉइस। ये सरकार आपका पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में मैंने आपको कल ही बताया था, इसमें सिनेरियो क्या हो जाता है कि जब भी आप पैसिव वॉइस लिखते हो तो उसके बाद जो यूज होगा वो आपका क्या बन जाएगा सर? वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ये देखो कि अगर बी वर्ब के बाद यानी इज एम आर आ जाए, उसके बाद अगर आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो सर वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है? तो उसके बाद सर आपको क्या चाहिए? एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए। तो अगर टू लिखा है तो आपको सर 2 + V1 भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टू किसका काम कर रहा है? इट इज एक्टिंग एज ए प्रेपोजिशन, है ना? तो आप 2 + V1 लगा सकते हो, यहाँ पे आपको आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट गाइस? ओके, तो इसी तरीके से अगर आर के बाद यूज्ड आ गया तो उसके बाद टू आएगा, तो टू का हम लोग यहाँ पे V1 लगा सकते हैं पैसिव वॉइस के केस में। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट को हल्का सा चेंज करूं और यहाँ पे इसको मैं एक्टिव वॉइस बना दूं, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे यूज्ड टू आपका बन जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, आर आपका बी वर्ब है, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? लिविंग करना पड़ेगा, यानी आईएनजी आपको यूज करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, ये मोटिवेशन वाले तो शायरी या तो तुम रोमांटिक सुनना चाहोगे, क्यों विनय जी नाराज हो गए। शायरी या तो आप रोमांटिक सुनना चाहोगे, ठीक है? वो अपने को आता नहीं है, ठीक है? मैं तो उल्टा सब लौंडों को बोलता हूँ ये सब मत पढ़ो, माया में सब माया है आसपास, काम पे तुम्हें ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। फिर तुम्हें या तो मैं मोटिवेशन सुनाऊं, मोटिवेशन तुम्हें दुनिया भर के मोटिवेशन मिलते हैं ना, ये परिंदा उड़ेगा तो बाज उड़ेगा तो ये फलान ढमकाना, बहुत मोटिवेशन पड़ा है भैया, तो उसकी मुझे जरूरत नहीं है। अगर मैं करूंगा सुपर फ्लॉस हो जाएगा, कितना मोटिवेशन दूं? मोटिवेशन अंदर से आती है बॉस। मोटिवेशन इज व्हाट इज इंट्रिंसिक फैक्टर, अंदर से वो निकलता है मोटिवेशन, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, ठीक है? वो कहता है ना मनोज वाजपेयी कि डर के आगे जीत है, जो जीता वही सिकंदर, है ना? फलान ढमकाना, वो सब मुझे नहीं आता, बोलने की जरूरत भी नहीं। इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ आपको, हल्के बल्कि एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ अपनी डेयर लाइफ के, जिससे आप मजे कर सकते हो, दैट्स इट, है ना? और बताओ। अच्छा विनय है यहाँ पे, ठीक है? मुझे लगा तुम भाग्य गुरु, चलो जी, शाबाश, ओके, चलो जी, ओके डन। तो यहां तक रुकते हैं, थोड़ा सा वोकैब कर लेते हैं, क्या बोलते हो, है ना? थोड़ा सा वोकैबुलरी का पार्ट कर लेते हैं, ठीक है? चलो, तो वोकैब में सर आज का जो सबसे पहला वर्ड आता है वो आता है सर आपका इनजेन्युअस। क्या वर्ड आ रहा है सर आपके पास? इनजेन्युअस। एक सेकंड गाइस, जस्ट लेट मी हैव सम वाटर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़े कमेंट्स पढ़ ले सर, ऑफलाइन क्लास कर लो सर। हाँ बिल्कुल, ऑफलाइन स्टार्ट करने वाले हैं यार, बस पता है तुम्हें जो दुर्घटना हुई थी, तो भोलेनाथ जब चाहेंगे तो बहुत जल्दी शुरू। पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए सर, ठीक है? पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। पढ़ते वढ़ते हो नहीं तो लोग पीडीएफ भी दे दीजिए, लिंक भी दे दीजिए। वो तो मिल जाएगा आपको, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, बात करते हैं। तो इनजेन्युअस थोड़ी सी स्पेलिंग्स में ठीक करिए, यहाँ पे यू आएगा इनजेन्युअस। तो इनजेन्युअस यानी होता है भोला भाला इंसान, बहुत भोला भाला इंसान, उसको बोलते हैं सर इनजेन्युअस, है ना?
तो जो इंजेन्युअस होता है सर आपका वो क्रेडुलस भी हो सकता है, आपका सर क्या बन सकता है, क्रेडुलस भी बन सकता है। और वही व्यक्ति आपका सर क्या हो सकता है, गलीबल भी हो सकता है। क्या हो सकता है सर, गलीबल। अब इन तीनों में फर्क क्या है, जब आप बोलते हो इंजेन्युअस, तो इंजेन्युअस को आप एक इडियम बोल सकते हो, दैट इज अबव बोर्ड। इसको सर आप क्या बोल सकते हो, अबव बोर्ड। अबव बोर्ड यानी क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सीधा सरल स्वभाव का व्यक्ति होता है ना, बहुत सीधा सरल का व्यक्ति जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर इंजेन्युअस, है ना। ज्यादा उसके अंदर कपट, है ना, छल, ये सब नहीं होता। वैसे तो इम्पॉसिबल आज के टाइम में, है ना। जैसे कि अगर मैं कहूं कि जो लड़के होते हैं बेचारे भोले होते हैं, है ना, तब तो लड़कियां नचा देती उंगलियों पे ऐसे ऐसे, है ना, आप नाचते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना। लड़के सोचते हैं कि हम सरप्राइज देंगे, महापर पे सरप्राइज, आंखें बंद करो। लड़की बोलती है ओ माय गॉड क्या है, उसको सब पता होता है कि क्या गिफ्ट मिलने वाला है, क्या है क्या नहीं। ओ माय गॉड तुमने ऐसा किया, चाल सफल हुई, है ना सर। तो सर सब ये सब ढोंग होता है। तो इंजेन्युअस सर आपका क्या होता है, इंजेन्युअस यानी क्या, भोला भाला इंसान, अबव बोर्ड, जैसे हमारे प्यारे बच्चे लड़के हमारे क्या होते हैं, भोले होते हैं। और क्रेडुलस होता है हु बिलीव्स वेरी क्विकली, है ना, जो बहुत जल्दी किसी विश्वास कर लेता है ना। देखो अगर दुनिया में तुम्हें जीना है और सक्सेसफुल बनना है तो आम तौर पे इंसान ना यकीन से एक रिश्ते को शुरू करता है ना। कोई बंदा मिला, दोस्त बना, आपने यकीन से उस रिश्ते को शुरू किया, रिवर्स शुरू करिए, शक से शुरू करिए इस रिश्ते पे, और धीरे धीरे यकीन भी ले जाए, जिंदगी में भी धोखा नहीं खाओगे। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम यकीन से रिश्ते को शुरू करते हैं और वहीं पे धोखा मिलता है, ठीक है। तो क्रेडुलस क्या होता है, जो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर देता है दूसरों पे, उसको बोलते हैं क्रेडुलस। और जो गलीबल है ये थोड़ा सा मूर्ख है, मतलब मंद बुद्धि इसको कहा जाता है ना। इसको बोले कि भाई मेरे पास स्कीम है, बोले क्या स्कीम है, आरसीएम, एमवे, 10 मेंबर जोड़ो तो ये तो वो, तो बीएमडब्ल्यू दिला देंगे तुम्हें, तो घर भी बनवा देंगे तुम्हें, ऑस्ट्रेलिया भी घुमा लाएंगे सपनों में। और बंदा विश्वास भी करता है, हाँ अच्छा बीएमडब्ल्यू। तो जो ऐसे लोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, गलीबल, मतलब बहुत जल्दी मंद बुद्धि होते हैं, जल्दी लोगों की बातों में आ जाते, बहकाव में आ जाते हैं, तो उनको हम लोग सर क्या बोलते हैं, गलीबल, राइट। लेकिन अगर मैं इसकी स्पेलिंग में हल्का सा चेंज करूं तो मेरे पास यहां पे वर्ड बन जाता है सर इंजीनियस। अब जो जीनियस बंदा होता है भैया वो तो तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। ये बंदा क्या होता है सर, ये बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड बंदा होता है, ही इज अ वेरी शार्प माइंडेड पर्सनैलिटी। वो तुम्हारे चक्रों में, तुम्हारे इस स्कीमों में नहीं फंसने वाला, ठीक है, शार्प माइंडेड, है ना। इंजीनियस, हल्का स्पेलिंग चेंज किया, यहां पे यू हटा के यहां पे क्या कर दिया, आई कर दिया, बस चेंज ऑफ अल्फाबेट विल चेंज द मीनिंग एट ऑल, ठीक है। तो सर ये क्या बन गया आपका, इंजीनियस। तो क्या लड़ाई हो रही है यहां पे, शांत, ठीक है। इंजीनियस, राइट, वो आपका इंजीनियस बन जाता है। उसके बाद देखो वर्ड समझ में आया, इंजीनियस और इंजीनियस, ये स्पेलिंग में हल्का सा डिफरेंस है। उसके बाद मेरे पास अगला वर्ड आता है, दैट इज इंडिफैटिगेबल। क्या वर्ड आता है मेरे पास, इंडिफैटिगेबल। तो ये इंडिफैटिगेबल होता है सर, इसका मतलब होता है आपको पता ही होगा, फटीग। फटीग यानी क्या, थकान। यहाँ पे जो बड़ा लगा फटीग, फटीग यानी क्या होता है आपका, थकान, यानी टायर्डनेस होता है ना, टायर्डनेस। तो जो इंडिफैटिगेबल है, इनका मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी वर्ड के आगे इन लगाते हो तो सर इनका मतलब सर क्या हो जाता है, नॉट हो जाता है। तो अगर सर आपने यहाँ पे इन लगाया, डिफैटिगेबल लगाया, यानी ऐसा व्यक्ति जो कभी थकता ही ना हो, है ना, लगातार चलते रहता है, उसको हम सर क्या बोलते हैं, इंडिफैटिगेबल बंदा, है ना। सच अ पर्सन आर कॉल्ड एज इंडिफैटिगेबल, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास होता है सर सेल्फ एब्निगेशन। अगला वर्ड जो मेरे पास आता है दैट इज सेल्फ एब्निगेशन। अब सेल्फ एब्निगेशन क्या होता है ना, वैसे तो पहले होता था, आज के टाइम में नहीं होता। ऐसे पहले जो माँ होती थी ना, वो पहले सबको खाना परोसती थी, खास करके पहले टाइम में इतने पैसे नहीं होते थे, इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, लेकिन यकीन मानो वो टाइम बहुत सुनहरा टाइम था। जैसे लोगों के पास पैसे आए, फैसिलिटी आए, दे गॉट करप्ट। बट उस टाइम में क्या था, माँ अगर कोई बहुत अच्छी सब्जी बनी त्योहार पे या कोई फंक्शन है तो माँ पहले सबको परोसती थी, लास्ट में खुद खा देती। क्यों ऐसा करती, ताकि अगर किसी को सब्जी कम ना पड़े, मान ली सब्जी कम पड़ रही तो माँ कहते अरे ठीक है, मुझे तो वैसे मन नहीं कर रहा था मसाला खाने का, गर्मी बहुत है मैं नहीं खाऊंगी, तुम लोग खा लो। तो उसने क्या किया, अपने हिस्से की सब्जी भी आपको दे दी, सेक्रीफाइस कर दिया। मान ली दिवाली है, पिताजी के पास पैसे नहीं है, या मान लो सैलरी नहीं आई, या बोनस नहीं आया, या फैक्ट्री में या कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो पिताजी क्या कहते हैं, मम्मी और पापा क्या कहते हैं, देखो तुम लोग तो कपड़े खरीद लो, हम लोग को कहाँ जाना होता है, हमारे पास ऑलरेडी इतना पड़ा हुआ है। मम्मी कहती ए जी आप भी शर्ट ले लो, मेरे पास बहुत साड़ियां पड़ी है, मैं पहनती कहाँ हूं, मैं कहाँ बाहर जाती। तो माँ ने फिर से क्या किया, अपने हिस्से की खुशी को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो जब कोई व्यक्ति अपने हिस्से की खुशी को सेक्रीफाइस करता है, उसको सब लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ एब्निगेट कहते हैं, ठीक है। यकीन मानिए कई घर के जो बड़े बेटे होते हैं, जब जिम्मेदारी उन पे आ जाती है, वो बहुत सेक्रीफाइसेस करते हैं अपने छोटों के लिए, ठीक है। बात छोटे बड़ों के, वो बड़ों के कहते हैं ठीक है तूने क्या किया, सब मैंने किया, बात अलग है। लेकिन बड़े भी कई बार एक पिता की भूमिका निभाते हैं, खास करके जिन घर में पिता का साया नहीं होता या पिता बहुत कमजोर होता, तो बड़ा बेटा जो होता है बहुत जिम्मेदारियां निभाता है, ठीक है। तो दे ऑल्सो डू सेल्फ एब्निगेशन। तो सेल्फ एब्निगेशन क्या था, अपने हिस्से की खुशी को सेक्रीफाइस कर देना, ठीक है। ऑलराइट गाइस,
तो तुम लोग लड़ लो, बहुत लड़ी है आजकल, तो आज के लिए बहुत है इतना, राइट। पीडीएफ आप सब तक पहुंच जाएगा, राइट। बट एक बात बोलो, इसको रिवाइज करेगा, मैं बहुत जहां मुझके 2-2 कंसेप्ट 3-3 कंसेप्ट लेकर रोज चल रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ आए चीजें आराम से डिटेल में, है ना। और आप हैं कि यहाँ पे एक दूसरे लड़ने पड़े बैठे हैं, शांत हो जाइए, ठीक है। ये लिखा है विनय तिवारी ने, तेरा प्यार पाने के लिए मैं कितना इंतजार किया और उस इंतजार में न जाने कितना से प्यार किया। हाँ, शाबाश बेटा, बहुत बेटा, वाह, बहुत आगे जाओगे जिंदगी में तुम, ससुर कहीं के, पढ़ लो कितना प्यार किया, वो किया है, बताओ मम्मी को। चलो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, हर हर महादेव।